घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. हाँ जी बेंद्र भाइयों, ये है वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन, जिसका हमें था इंतजार। वो हमारे सुपरस्टार, रियल एस्टेट और रियल लाइफ की बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाले टीम सबरवाल के कप्तान PK सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेंद्र भाइयों, whether you are looking to sell your current home, find your dream home in the greater Toronto area या कहीं भी, या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, तो PK सबरवाल जी और उनकी टीम का एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल हो, आपको गाइडेंस चाहिए तो भी PK सबरवाल, teamsabarwal.com है उनकी वेबसाइट, और हम लाइंस भी ओपन कर रहे हैं। आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं सबरवाल जी से सवाल पूछने के लिए 416-593-0055 416-593-0055 है स्टूडियोज के नंबर। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। Thank you very much, Jatin ji and Anamika ji, and for having me on the air. जी जतिन जी। वंडरफुल सबरवाल जी, वेडनेसडे एक तो आपका इंतजार तो होता ही है, और आज इंतजार था मॉर्गेज रेट्स का कि क्या होता है इंटरेस्ट रेट में, आप जानती है, लेकिन आपकी नजर से इंटरेस्ट रेट्स और इसकी इफेक्ट ऑन रियल एस्टेट। जी जतिन भाई, आज वो जैसे कि सबको उम्मीद ही थी कि होल्ड करेंगे इसको, आज घटाएंगे या बढ़ाएंगे नहीं, वो उन्होंने होल्ड ही किया। लेकिन साथ में जब हमारे गवर्नर साहब की जो स्पीच थी, बड़े ध्यान से मैं उनका सुन रहा था जब वो बोल रहे थे, तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ा ये था कि ही इज मोर कंसर्न फॉर द इन्फ्लेशन, जैसे कि उन्होंने पहले कहा। हालांकि ये अभी आपको देखो कि इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ गया, और वहाँ पर तो यहाँ तक भी कहने को आ रहा है अमेरिका में कि शायद इंटरेस्ट रेट वो और डिले करेंगे। वो थोड़ा डर सा लगा कि यहाँ पर भी डिले होगा, लेकिन उनकी लैंग्वेज बता रही थी कि नहीं, हमारे यहाँ के सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंस हैं। लेकिन इन्फ्लेशन उनका मेन मुद्दा है, क्योंकि पहले उन्होंने गलतियां जो एक दो बार की फोरकास्ट में, उनकी गलतियां एक दो वही हुई, क्योंकि उनकी जो 6 मेंबर कमेटी होती है जो कि इसके बारे में डिसीजन लेती है बैठकर, तो उनका जो फोरकास्ट थी 2-4 बार गलत निकली थी। और यहाँ तक हमारे जो पोलिवर साहब है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जैसे ही मैं अगर पावर में आऊंगा तो आई विल फायर हिम, यहाँ तक उन्होंने कड़वे वर्ड यूज किए थे। तो उसके बाद अब वो भी नरम हुए पड़े हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी कामयाब होती नजर आ रही है, तो वो दोबारा ऐसा चांस नहीं लेना चाहते। बावजूद इसके भी 79% चांसेस इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि 5 जून को इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, पहला झटका नीचे की तरफ लगना चाहिए, और टोटल 0.75 इस साल के अंत तक इंटरेस्ट रेट नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो फिगर है वो बड़ी जबरदस्त गलत आई। ये फिगर जो भी आई CMSC ने दी, बाकी भी और जगह से जगह आ रही है। 1.3 मिलियन अभी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, एक साल के अंदर ही 2.5 लाख अनएम्प्लॉयड बढ़ चुके हैं। ये इस तरफ लेके जाती है कि शायद हमें इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जाना चाहिए। मानता हूँ कि इन्फ्लेशन का असर है, पर मुझे लगता है अब इतना नहीं होगा, शायद ये 5 जून को इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा ही आएगा। वंडरफुल। तो बेंद्र भाइयों, आप स्टूडियो में कॉल करें और सबरवाल जी से जरूर बात करें। 416-593-0055 416-593-0055। सबरवाल जी, कई लोग इंतजार करते हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो, उसके बाद रियल एस्टेट मार्केट में एंटर करें, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, प्लीज बताएं। देखो जी, ये तो सोच ही गलत है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्त के पीछे चलने की रूटीन ये क्या है, क्यों ना जंप किया जाए और वक्त से एकदम आगे चला जाए। जब ये पता है कि इंटरेस्ट नीचे तरफ जाना है, तो लास्ट मोमेंट की इंतजार क्यों। अब आप देख लीजिए, इसी वक्त अभी हलचल शुरू हो गई, जैसे ही ये खबर मिलती है कि इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू होगा, हलचल शुरू हो जाती है। और जब इंटरेस्ट रेट वाकई नीचे आएगा तब क्या होगा, आप हिसाब लगा लीजिए। सिर्फ एक महीने के अंदर $20,000 जो है प्राइस बढ़ा है, मार्च के अंदर ही GTA के अंदर। अब आप देखिए, जब एक महीने के अंदर ये प्राइस $20,000 के करीब बढ़ा, सेल 4.5% कम हुई, न्यू लिस्टिंग्स 15% कम हुई, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही अभी इंटरेस्ट कम होगा इसको आग लगनी है, बढ़ना है। अब CMSC की रिपोर्ट देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन ये खुद बोल रही है कि ये जो हाउसिंग स्टार्ट है 2025 और 26 के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इनका यहाँ तक कहना है, इन्होंने लिखा है, गूगल कर लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, CMSC ये कह रही है 20% घरों के प्राइस बढ़ने की उम्मीद है विद इन नेक्स्ट 2 years।
वाह 20% इज नॉट ए जोक। Yeah. अब एक तरफ से इंटरेस्ट रेट कम होगा, दूसरी तरफ से प्राइस बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ने के बाद क्यों लेना चाहते हैं? क्यों ना दोनों चीज का फायदा उठाया जाए, आज लिया जाए और इंटरेस्ट कम होने का बेनिफिट भी उठा लिया जाए। तो ये सोच जो है ना, सोच तो वो कई बार ढीलापन, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, वो आपको पिछाड़ देता है। बी एक्टिव ऑलवेज, जंप द क्यू, लाइन को जंप मार दो। जब सेलर भाग रहे होते हैं बेचने के लिए तो वो खरीदने का टाइम होता है, और जब बायर होते हैं भागने खरीदने के लिए तो बेचने का टाइम होता है। हम उल्टा चल पड़ते हैं, लाइन के पीछे लग जाते हैं। लाइन बाद में पूछते हैं किस लिए लगी है भाई साहब? वो कहता है खरीदने के लिए, चलो फिर हम भी खरीद लेते हैं। वो कहता है लाइन किस लिए लगी है? बेचने के लिए, चलो हम भी बेच देते हैं। क्यों नहीं वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग मार देते, लाइन मेरे यहाँ से शुरू होती है। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं सर, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करी, आई एम रियली सॉरी, बट कॉलर से भी हम जुड़ जाते हैं, अगर हो सकता है इसी से रिलेटेड उनका सवाल हो। वेलकम टू रेडियो वॉइस। आप ही के साथ बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, थैंक यू जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ भाई, हाँ शुक्र अल्लाह का। मैं ये कह रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होने थी, लेकिन आप ये बताएं अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और रेंटल को कैसे अफोर्ड करेगी पब्लिक, ये बताएं आप। रेंटल में तो थोड़ा सा नरमी आ गई है भाई साहब। पहली बात तो रेंटल के लिए वो आग नहीं लगी। पहली बात तो मैं सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं ईद मुबारक करना ही भूल गया। ईद मुबारक सबको, हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को, आपको सबको मुबारक हो, आपको खुशहाल रखे, खुश रहें। पहले तो ईद मुबारक हमारी तरफ से लीजिए। और उसके बाद जनाब ये रेंटल के अंदर तो नरमी आ चुकी है, और क्योंकि इस वक्त इतनी ज्यादा ऑक्यूपेंसीज और क्लोजिंग्स आ रही हैं कि इन्वेंट्री मार्केट में बढ़ गई, जैसे मैंने अभी बताया, न्यू लिस्टिंग्स 15% बढ़ गई। तो अब बाकी रही अनएम्प्लॉयमेंट की बात, हम मेरे को लगता है कि पॉलिटिक्स रियल एस्टेट के अंदर ना लेके आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जैसे कहते हैं ये जॉबलेस का मैं आपको ऑलरेडी फिगर दे चुका हूँ कि 1.3 मिलियन। जी सर बताइए। वेकेंट होम टैक्स जो अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, काफी लोग परेशान है। पिछले दिनों देख रहा है सीबीसी न्यूज में लाइन लंबी लगा के खड़े हैं, और कंफ्यूजन भी है कि आपको कोई पेनलाइज नहीं किया जाएगा, आप सेफ हैं। इस तरह से ये एलिगेशन है कि ये जो वेकेंट होम टैक्स पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 2 साल से 3 साल से, तो उसको आपने रेगुलर रखना है और रेगुलर उसको अपने नहीं मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जो लाइनें लगी हैं, आप लोगों को लाइनें लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये लाइनें उन लोगों की लगी है जिनको नोटिस आ गया, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर 1% ऐड होके आ गया, या जिनका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अगर उनका बैंक दे रहा है मॉर्गेज तो उनको अलग से लेटर आ गया। मैं बड़ा क्लियर बता दूं, ये भरा नहीं है तो कोई पाप नहीं किया। अगर आपको भरना चाहिए था, इसकी लास्ट डेट उन्होंने फिर 15 मार्च से बढ़ा दी थी। अगर नहीं भरा तो उसके ऊपर आपको उन्होंने आपका 1% लगा के साथ में पेनल्टी $20-25 लगाई है। सिंपल सी बात है, मैं बड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, कुछ लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। toronto.ca लिख लीजिए, toronto.ca/vacant home tax, toronto.ca/vacant home tax। वहां जाइए, वहां जाने के बाद अपना जो है वो नंबर, अपना एनरोलमेंट नंबर वो भर दीजिए, और वो भरने के बाद 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। अगर रेंटेड है तो लिख दीजिए रेंटेड है और सबमिट कर दीजिए, आपकी फाइल कंप्लेंट फाइल हो गई। लाइन में क्यों लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। लोग लग रहे हैं, मैं तो खैर मैंने कर दिया था ऑनलाइन। नहीं मैं बता रहा हूँ, जो लग रहे हैं उनको बेचारों को क्लियर नहीं है ना। और ये देख लीजिए, उसका खत्म हो जाएगा। $20-21 की पेनल्टी है। अगले साल से याद रखिए, टोरंटो में जिनके घर हैं जो खुद नहीं रहते या रहते हैं, उनको ये फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन जाइए, 30 सेकंड्स का काम है ये। जी सही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। इसी के साथ सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम इंटरेस्ट रेट की अभी बात भी कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। व्हाट इज फ्लैग्स रेट्स? कह रहे हैं कि वो अभी भी थोड़े से हायर हो रहे हैं, क्या इसके बारे में आप थोड़ा सा एक व्यू दे सकते हैं? मैं बता दूं आपको, उसको वेरिएंस कहते हैं। जैसे कि अभी बैंकों ने 6.2 तक चला गया था 5 ईयर फिक्स, उन्होंने वेरिएंस बढ़ा बढ़ा के इंटरेस्ट रेट वैसे ही 5% से नीचे आ गया था। 4.64, 4.69, 4.7 तक चला गया था 5 ईयर फिक्स। यानी कि इंटरेस्ट रेट प्राइम कम होने के नहीं होने के बावजूद भी वैसे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है, जो B20 रूल जो है स्ट्रेस, वो भी आपका कम आ गया। क्योंकि अगर पहले 6% था तो उसके ऊपर 2% ऐड करिए तो 8% में आपको पास किया जाता था। अगर आप मान लीजिए 4.8 है तो 6.8 से पास किया जाता है। तो इसलिए जो है वो इंटरेस्ट रेट बैंकों को पता है, क्योंकि नीचे आना है, अभी से वो ऑफर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो लेकिन प्राइम इन्होंने वेरिएबल में इतना कम नहीं किया, क्योंकि यहाँ से भी एक बड़ी भारी एक इंडिकेशन मिल जाती है कि आगे इंटरेस्ट रेट नीचे कम आने वाला है। वंडरफुल। बहन और भाइयों, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 4165930055। सब्रवाल जी, कई लोग जो रेंट पर रहते हैं वो कॉन्डो में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या कॉन्डोमिनियम लेना चाहते हैं। उन्हें बताएं कि कौन से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स है आपके पास ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि लोकेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। सर सिंपल सी बात है जतिन भाई, सबसे पहली तो आपकी फैमिली के हालात के हिसाब से डिपेंड करता है कहाँ लोगे। मान लीजिए आपकी प्रायोरिटी स्कूल है
तो उस हिसाब से लेंगे। मान लीजिए आपकी प्रायोरिटी कम्यूटिंग है, उस हिसाब से लेंगे। आपके परिवार के हिसाब से लेंगे, आपकी इनकम के हिसाब से लेंगे। ये तो पहली बात हो गई, क्योंकि कईयों का अभी हम मेरे ऑफिस में ही अभी हम 19 तारीख को 15 तारीख को एक सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी एजेंट की सक्सेस। वो क्या है मैं अभी रेडियो में बता नहीं सकता, नहीं तो खबर पहले ही पहुंच जाएगी। तो ये इसी किस्म की सक्सेस होती है कि आपकी प्रायोरिटी आपकी जॉब है, आपकी प्रायोरिटी आपकी जो है बच्चों की एजुकेशन है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से हम जगह ढूंढते हैं। और आपकी इनकम के हिसाब से मैं अब ये अफोर्डेबिलिटी की बात बताऊं, फर्स्ट टाइम होम बायर्स की अफोर्डेबिलिटी इतनी खराब हो चुकी है। 20 साल पहले की बात बताता हूँ और आज से कंपेयर करता हूँ। 20 ईयर्स ज्यादा बड़ा अरसा नहीं होता, कहने को जो मर्जी कहते रहे लोग, 20 साल कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। बैठे बैठे जतिन भाई यहाँ 70 क्रॉस कर गए थे, 20 साल क्या चीज हो गई। 61%, ध्यान रखिए, कैनेडियन हाउस होल्ड 20 साल पहले 61% कॉन्डो अफोर्ड कर सकते थे, आज सिर्फ 45% कॉन्डो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे। 20 साल पहले 49% लोग सिंगल टैच घर होम अफोर्ड कर सकते थे, आज 26% सर, लगभग आधे। तो अब यहाँ पर तो वो बात ही खत्म हो गई। अब तो जहाँ पर आपकी अफोर्डेबिलिटी है और आपकी कम्यूटिंग और आपके बच्चों की एजुकेशन सूट करती है, चुपचाप आंख बंद करके चले जाइए, नखरे करने बंद कर दीजिए, छोटे से घर में चले जाइए। छोटा घर आपको बड़ा घर बना देगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 3,500 रेंट देने से आपकी वाहवाह हो जाती है तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपकी वाहवाह तो असली होगी जब तभी होगी, लोगों के कहने से क्या होगी। आपको आज ही 500-700 रेंट में बचा लेना चाहिए, छोटे रेंट पे चले जाइए, पेट काटिए, गर्दन अंदर कर लीजिए, बड़ा दिन आएगा, बड़े टाइम आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। ये मेरा विचार है। जो भी रेंट मिलना चाहता है, मुझे मिलना चाहता है, नो ऑब्लिगेशन, मुझे मिल लीजिए। मेरा लीजिंग डिपार्टमेंट उनकी पूरी हेल्प कर देगा। मैं एक बात यहाँ पर और बता दूं, जो अभी आरबीसी की रिपोर्ट आई है बड़ी जबरदस्त, आपको सुन के हैरानगी होगी कि 2030 तक सिर्फ कितना लगे 6 साल, 2030 तक 1.9 मिलियन नए हाउस होल्ड आएंगे। वाह। लेकिन उसमें से 1 मिलियन घर नहीं ले पाएंगे। आधे से ज्यादा लोग घर नहीं ले पाएंगे 2030 में। तो यानी कि अभी से प्लान करना जरूरी नहीं है क्या? 6 साल का अरसा, 6.5 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। ये जनरेशन टेंशंस हैं, ये मैं कहता हूँ सिविल अनरेस्ट वाली बात हो रही है। इसके लिए सबको सिरदर्दी है। आज सुबह ही मैं किसी से बात कर रहा था रेडियो शो में भी, मेरी वाइफ मेरे से पूछ रही थी, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? जब हम इंडिया से आए थे तो लगता था इंडिया गरीबी की तरफ जा रहा है, अब यहाँ आए हैं तो लग रहा है कि ये गरीबी की तरफ जा रहे हैं करेगा और इंडिया आगे जा रहा है। मैं कहा अजीब नहीं है, ये सच्चाई है। रेपुटेशन कनाडा की खराब हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, जिस हिसाब से हैंडल किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और इसी से रिलेटेड सवाल भी हमारे कॉलर पूछना चाहते हैं। वेलकम टू रेडियो वॉइस। हेलो हेलो हेलो। जी जी बताइए जनाब। हाँ, जी मेरा क्वेश्चन था जी, जो इंटरेस्ट रेट कम होने की होप है जून में, जो बैंक ऑफ कनाडा अगर 0.25 कम करता है तो ये बैंक लोग भी इतना ही करेंगे कि कम करेंगे? करना चाहिए इस वक्त, जरूरी नहीं है कि उतना ही करें। मुझे पता है जब इंटरेस्ट रेट कम होता था तो 0.25 हुआ तो बैंक ने प्राइम कर दिया 0.15, टीडी ने तो और कम कर दिया था। तो ये अलग अलग है, लेकिन इस वक्त जो है इनके साथ सख्ती बरती जा रही है मेरे हिसाब से। और मेरे को लगता है कि बैंक इस वक्त उतना एटलीस्ट पहले 4 बार तो इतना करेगा ही। आगे का कुछ पता नहीं क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कितनी डेलिक्वेंसीज आ रही हैं, कितने लोग जा रहे हैं। देखिए अभी जैसे मॉर्गेज लेने वालों की बात अगर करें इस वक्त, तो मॉर्गेज लेने वाले इस वक्त सबसे कम लेवल पे हैं। इतना कम कभी भी मॉर्गेज की डिमांड नहीं हुई थी बैंकों के लिए जितनी अब हो रही है। बोरिंग जो है स्लोएस्ट इन सिंस 2009, 14 साल में ये स्लोएस्ट है बोरिंग ऑफ मॉर्गेज। तो बैंकों को भी तो फिक्र है, उन्होंने भी तो धंधा करना है, तो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं सर? ये इसको कहते हैं, इसका नाम दिया गया है प्रोडक्टिविटी क्राइसिस। ये प्रोडक्ट क्राइसिस है, ये भी एक कारण है बहुत बड़ा कि मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट जल्दी कम होना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। करेक्ट। इनफैक्ट अभी जो आप बता रहे थे सर कि आने वाले 2 साल में प्राइस बढ़ जाएगा, और ये खबर भी अभी आई है, अपडेट हुई है कि 2026 तक अपनी पीक पे पहुंच जाएगा व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग कॉर्पोरेशन और रियल एस्टेट। और जस्ट अभी ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है, सो आई गेस आपकी बात सुन के लग रहा है रिपोर्ट बना दी गई है। जी, या ये हो सकता है कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी और मैं बता रहा हूँ।
हूँ। Vice ये भी तो versa। हो सकता है ना। मैं इतना सियाना नहीं हूँ जितना आप समझ रही है, मैं पढ़ बुढ़ के सब देखता हूँ, मेरे पास खुद की बुद्धि थोड़ी कम है। नहीं। तो हाँ, तो इसीलिए ये सोचा जा रहा है ये जो प्रोडक्टिविटी क्राइसिस है, इसके लिए कनाडा अब यूएस की वेट नहीं करेगी और उससे पहले ही इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, ये माना जा रहा है इस वक्त। जी 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 जी। और क्योंकि टाइम बदल गया, आप बहुत टाइम से रियल एस्टेट में है, सो क्या डिफरेंस एज अ बायर्स में आप अब देख रहे हैं? क्या पहले बायर्स ज़्यादा इंटेलिजेंटली खरीदते थे, या अब आपको लगता है कि बायर्स ज़्यादा अब थोड़े इंटेलिजेंट हो गए, या थोड़ा सा भी ड्रॉबैक हो गया? सियानब क्या काम करेगी जब पॉकेट काम ही नहीं कर रहा? Yes. मुझे बताइए ना, कैसे कर रहा है? वो कहते हैं ना, रईस की हर बातें बड़ी सियानी मानी जाती हैं, चाहे वो बुद्धू ही हो। वो है, ठीक है ना, भिखारी चाहे बहुत इंटेलिजेंट हो, जा भिखारी एक तरफ कर देते हैं उसको। ये पैसा माया महा ठगनी हम जानी, केशव के घर कमला राजा के घर रानी, वो वाली बात है। तो इसीलिए ये है ना, बस कुछ नहीं। वो जतिन भाई, मेरे को लगता है अनामिका को मेरी लाइन समझ नहीं आई होगी। नहीं बिल्कुल आगे, हिंदी तो मेरी शुद्ध है, उत्तर प्रदेश से हम जानी है, केशव के घर कमला। एक गरीब के आदमी घर में वो माया जो है कमला बन के रह जाती है और राजा के घर रानी बन जाती है। माया माँ ठगनी हम जानी। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। बहन भाई, स्टूडियोज के नंबर 4165930055। सबरवाल जी, अगर कोई इस मार्केट में अपना घर बेचना चाहते हैं, उसे टॉप डॉलर्स चाहिए, तो अगर 3 टिप्स देनी हो तो आप उन्हें क्या देंगे, प्लीज बताएं। सर, सबसे पहली बात है राइट प्राइस। सबसे पहले बेटे राइट प्राइस। दूसरा, प्रॉपर्ली स्टेज्ड। कई बार क्या होता है जितने भाई, हम लोग ना अपना घर जहाँ रह रहे होते हैं ना, हमें उसके अंदर पता ही नहीं चलता कि हम कैसे रह रहे हैं। उसको दूसरों की निगाह से देखो, क्रिटिक की निगाह से देखो। हालांकि जिस जगह से आप स्टेज करते हैं ना, वो रहने लायक नहीं होता, देखा जाए तो अनकंफर्टेबल घर हो जाता है, लेकिन उसको हमने प्रेजेंट करना होता है एज ए मॉडल होम। पहली बात तो ये है कि उसको दूसरों की निगाह से देखो। क्रिटिक, जो आपका कोई असली दोस्त है ना, वही क्रिटिक हो सकता है आपका। जो आपका क्रिटिक है वही आपका असली दोस्त है, मैं मानता हूँ। उसको लेके आइए, बोलो जी नुक्स निकाल, या आपका रियल्टर ही अगर उसमें विश्वास करते हैं तो बता देगा इसमें ये चीज चेंज कर दो। उसको जो है खोलो, उसको जिसे कहते हैं ना, घर को खुला खुला बनाओ और डीक्लटरिंग, जिसका वर्ड का नाम है, वो करो, डीक्लटरिंग करो और खुला करो तो, और प्राइस राइट रखो, मार्केटिंग प्रॉपर हो। कैसे नहीं बिकेगा? मल्टीपल ऑफर में घर बिक रहे हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। तो बैनर भाइयों, बस एक बार बात और मुलाकात पीके सबरवाल जी से जरूर करें। रियल एस्टेट की बात तो करते हैं, लेकिन रियल लाइफ की बात करते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाती है। अनामिका जी, मुझे लगता है कि पिछली बार जब मेरी कहानी में सबरवाल जी ने उनकी जिंदगी की बात का एक पहलू हमारे सामने रखा, तब सभी की आंखों में शायद आंसू आ गए थे। करेक्ट। और एक दोस्त का नाम भी था जो मुझे बकायदा बोला गया था, याद रखना, भूलना नहीं। मैं पहले सर आपसे पूछना चाहूंगी, आपने एक इमेजिनरी फ्रेंड का नाम जो रखा था, जिन्होंने आपकी एक हेल्प की थी, क्या आपको याद है आपने क्या नाम बोला था? इमेजिनरी नाम मुझे याद है, मैंने सैयद रखा था शायद। बिल्कुल सही। मैंने सोचा था कॉन्टेस्ट कर लूं इस पे। मेरा ना एक बहुत अच्छा दोस्त है सैयद। अच्छा, ओके। तो मैंने उसी का रख दिया। तो बाद में मैंने उसको बोला भी, भैया तेरा तू नहीं है, मुझे पता है। बहुत सही कहा। सबरवाल जी, हम रुके थे वहां से कि उन्होंने कहा था कि मेरे जैसा कोई गरीब नहीं, क्योंकि माँ बाप से मिलने की चाह थी, वो न हो सका। बस हम यहीं से थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश जी। तो जितिन भाई, वो मैं वहाँ पर, क्योंकि मेरे को उनको मैं मंडे को मिला था और मेरे को फ्राइडे की मेरी फ्लाइट थी, तो 4-5 दिन में मैंने बहुत सारे उनके कागज वगैरह जितने पूरे करने थे किए, और करने के बाद जो है कुछ कंडीशंस के ऊपर मैं रख के अपने असिस्टेंट को देके मैं रवाना हो गया दिल्ली। जाके एज यूजुअल अपनी माँ को मिला, और मिलने के बाद सबसे पहले उनको मैंने ये कहा कि माँ, तेरे नाम से मुझे 1 लाख से $1.25 मिले हैं तेरे नाम से। तो माँ ने कहा कि, उन्होंने रुपए समझे, तू तो इतना डोनेट कर देता है यहाँ पर आके मंदिरों में, मेरे नाम से तुझे क्या मिल गया? मैं कहा नहीं माता जी, ये डॉलर है। उस जमाने में डॉलर 30 रुपए का लगभग होता था। तो लगभग ये मिले, कैसे मिल गए? तो मैंने उनको सारी स्टोरी बताई कि इस तरीके से मैंने आपके बारे में बात की थी, तो कोई भाई इमोशनल हुए, उन्होंने आके बिना बनाए एक बिजनेस मेरे आगे रख दिया और कहा कि आप करो। तो मैंने उनकी स्टोरी भी उसको बताई। तो मेरी माँ का ये कहना था कि जो बच्चा अभी रिपेंट कर रहा है, दुखी हो रहा है, तो उसके माँ बाप खुश अब होंगे, क्योंकि जो याद ही नहीं कर रहा बाद में, तो वो पाप है। गलती हर एक से हो जाती है। पर तू बेटा एक काम करना, ये जो पैसे तेरे को मिले हैं ये बांट कर खाना। अच्छा। मैंने कहा बांट कर कैसे खाऊं? चैरिटी तो मैं करता ही हूँ, मेरी मदर में से चैरिटी करवाती थी बहुत, वहाँ 2 मंदिरों की प्रधान थी वहाँ पर, वो मैं स्टोरी कभी बाद में बताऊंगा। तो इसको बांट के खाना, जब बांट के खाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, और अगर तुम अकेला खाएगा बदहजमी होगी और पचेगा नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी मेरी मदर की, सांस के साथ अकेला चल रहा था, जब सांस गई तो सब साथ साथ चलने लग गए।
वाह क्या तो उन्होंने कहा कि सांस के साथ अकेला नहीं चलना बेटा, इसको गलत साबित कर दे, तू सांस के होते हुए ही साथ साथ चलना शुरू कर लोगों क्या की। बात, क्या बात। क्योंकि मरने के बाद तो कंधा देने वाले सब आ जाएंगे, पर उसके लिए वो एक किस्म से उनकी ऑब्लिगेशन है। पर जब उस कंधा देने वाले को तूने कर्तव्य बनाना है तो तुझे कंधे के साथ कंधा मिला के अभी से ही साथ चलना पड़ेगा। अरे वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। तो ये कुछ बातें हैं, मेरी मदर मतलब कड़वी थी, गुस्से वाली थी, पर उनकी बातें बहुत, मैं कहता हूँ ना, बुजुर्गों के साथ रहो तो गूगल भूल जाओगे, या गूगल के होते हुए मैं जो बात बोलता हूँ अक्सर, ये बुजुर्गों की बातें कई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सांस के साथ अकेला चल रहा था, जब सांस गई तो सब साथ साथ चलने लगे। ये बिल्कुल गलत साबित कर दे, बिल्कुल गलत साबित कर दे। कंधे से कंधा मिला के चल तो कंधा देने वाले की बजाय कंधा बनकर चलेंगे। बड़ा फर्क है कंधा देने में और कंधा से कंधा मिला के चलने में, बहुत फर्क है। क्योंकि जब तुम्हारी अर्थी जाएगी तो कंधा देने वाले आएंगे, बल्कि तुम्हें कंधा मिलाकर चलने चाहिए, बराबरी में चलना चाहिए। मरने के बाद भी गर्व महसूस होना चाहिए कि ये मेरा, इन लोगों अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये बात इतनी मेरे दिल में लगी। मैं देखो सीधी सी बात है, मैं उनका बहुत बड़ा भगत भी था और अभी भी हूँ, तो मेरे को जब भगत होती है तो आपका विश्वास भी हो जाता है। क्या ख्याल है आपका जतिन भाई? बहुत सही कहा आपने। आने के बाद वहां से मैं आया, आने के बाद मैंने एक स्कीम छोटी सी सोची। हम लोग 9 लोग थे जो कि बहुत क्लोज थे, 9 परिवार। मैंने मदर को ये भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये तुम्हारे जो वेल विशर हैं इनमें से वाकई वेल विशर हो। तो मदर ने कहा देखो तुम अपना कर्तव्य निभा लो, वो वेल विशर है नहीं है उसका पाप और पुण्य उनके साथ है। वाह, तुम अपना कर्तव्य निभा लो क्योंकि तुम्हारे साथ चल रहे हैं वो, बात खत्म। तो मैंने आने के बाद, अब उनमें से हो सकता है कोई सुन भी रहे हो अभी, मैंने आने के बाद स्कीम बनाई। एक परसेंटेज मेरी मदर ने कहा कि इतना बांट के चलो, जरूरत किसी को भी नहीं है उतने पैसे की, सब खाते पीते हैं, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। तो जितिन भाई मैंने 9 चेक काटे, उसमें मेरी वाइफ का भी एक नाम था, हम 9 थे कुल। मदर्स डे था, 15-16 साल पहले की बात है। मदर्स डे था, मदर्स डे को मैंने लेडीज के नाम से चेक काटे और नीचे 1-1 हजार का चेक काटा सबके नाम से, और नीचे लिखा लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस टुगेदर। वाह, ये लाइन नीचे मैंने रेफरेंस में लिखी और उनको कांटेक्ट किया कि ये अपने अपने बैंक में डाल लो, और इस तारीख को हम लोग मिल रहे हैं, लेडीज मिल रही है स्क्वायर 1 में, और ये शॉपिंग करेंगी, और शाम को इतने बजे हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे और वहां पर हम लोग जेंट्स ज्वाइन करेंगे, वील हैव डिनर, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सक्सेस टुगेदर। वाह, ये आगे हमने किया। बड़ा छोटी सी रकम थी, इतने बड़े रकम में 8-9 हजार कुछ नहीं होते, चलो सारा मिला के 12 हजार बन गया होगा, रात का डिनर लगा लो, बट दैट इज ए रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। अभी तक ग्रुप साथ चल रहा है और अब वो ग्रुप 13 लोगों का हो गया, 13 का। और आपको मैं बता दूं, ये बात मैं बाद में करूंगा लेकिन डेट दे दूं, 19 मई को वो चीज दोबारा दोहराई जा रही है। क्या बात है। 12 मई को मदर्स डे है, उस दिन सब बिजी होते हैं अपने परिवार के साथ। 19 मई को वही चीज दोबारा दोहराई जा रही है, पर अब 9 नहीं होंगे, अब 13 होंगे। वाह, क्या बात है। जी, तो अब उसमें से मैं एक आपको बड़ी सेंसिटिव, एक इमोशनल सी बात बताता हूँ, छोटी सी, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है टाइम की कमी है, तो सिर्फ 2 मिनट। जब वो बंट गए तो सारे चेक पास हो गए, लेकिन एक चेक पास नहीं हुआ, 2 महीने हो गए। मैं अकाउंटेंट आदमी, मैं जरूर अकाउंट देखता हूँ, ये भी देख सकता था कि किसका पास नहीं हुआ, पर नहीं देखा। पर एक बार किसी के यहाँ डिनर पे हम लोग गए, बहुत मैं इमोशनल हुआ। वहां पर एक फ्रेम के अंदर मेरा चेक लगा हुआ था। मैंने कहा कि यार ये तूने चेक डाला नहीं बैंक में? कहता नहीं। मैं कहा यही चेक मेरे बैंक में नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं डाला? कहता पीके जी ये चेक अगर मैं खर्च कर लेता तो वो खुशी सिर्फ उसी दिन की थी, अब तो इस चेक को देख के मैं मरते दम तक खुश रहूंगा, देखता रहूंगा और खुश रहूंगा। तो मैं आपसे ज्यादा चालाक हूँ, मैं अपनी खुशी एक दिन में नहीं खत्म करना चाहता, मैं तो जीते जी पूरी जिंदगी खुशी अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ, मैंने कान पकड़े, मेरे से छोटा है अभी भी, बहुत मेरा छोटा भाई है, वो सुन रहा होगा शायद, आई डोंट नो। मैंने कहा एक काम कर, अपना दिल रख ले, तूने मुझे इमोशनल कर दिया, एक काम कर, इसकी कलर्ड फोटो कॉपी करके स्क्रीन में रख दे और तू चेक कैश करा दे। तब जाके मैंने उसका चेक कैश करवाया, वो भी लड़कर। तू चल इसकी कलर कॉपी करके लगा दे फ्रेम के अंदर, यार चेक तो पास करा दे। इस किस्म की दोस्ती हमारी, इस किस्म का प्यार हमारा, और कंधे से कंधा मिला के साथ चलने का। तो मैं आपको याद है मैंने शुरू में एक बात कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, हाँ जी, हाँ जी, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। हाँ जी, हाँ। ये वो रिश्ते हैं जो जिंदगी को अमीर बना देते हैं।
क्या बात है, वाह। महेंद्र भाइयों, वो रिश्ते हैं जो जिंदगी को अमीर बना देते हैं। सब्रवाल जी, रियल एस्टेट की बातें तो हम जानते हैं, आपसे बातें करते हैं, लेकिन रियल लाइफ की बातें जो न कभी पुस्तक में पढ़ने को मिलती है, न गूगल से मिलती है, वो हमें आपसे मिलती है और इंस्पिरेशन भी मिलती है। माँ बाप की बात आपने कितनी बेहतरीन तरीके से कही, इसीलिए तो कहा है ना कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं। यानी कि आपने अपनी माता जी की बात सुनकर जिस तरह से लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, सबसे बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि जब माँ बाप का बुढ़ापा कभी भी उनकी उम्र से नहीं आता, माँ बाप का बुढ़ापा कभी उनकी उम्र से नहीं आता, औलाद के रवैये से आता है। यानी कि अगर हम अच्छे रवैये रखें अपने माँ बाप के साथ, तो 90 साल की उम्र में भी वो युवा होते हैं और हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं। सब्रवाल जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने इतनी बेहतरीन तरीके से हमें जिंदगी का सबक सिखाने के साथ साथ मेरी कहानी में आपकी अपनी कहानी हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सर। और ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकता, और जिंदगी की इस पूरी दौड़ धूप में ये कुछ हादसे मुझे याद है, कभी नहीं भूल सकता मैं। और ये मेरी जायदाद है, ये मेरी एसेट है। इन्हीं वजह से मैं बहुत अमीर अपने आप को महसूस करता हूँ। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। बहुत खूब, बहुत खूब। तो महेंद्र भाई, अगले वेडनेसडे 3:10 से 3:30 तक सब्रवाल जी रहेंगे हमारे साथ, करेंगे रियल एस्टेट की बात और साथ में रियल जिंदगी की बात। सब्रवाल जी की अपनी मेरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सब्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।